ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और अब उत्तर प्रदेश की खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल आज यूपी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी अभियान की शुरुआत करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो मेरठ में आज रैली को इस मौके पर संबोधित करेंगे, जहां आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी इस रैली में शामिल होते नजर आएंगे। तो यानी कोलिशन में आने के बाद ये पहली रैली होगी जहां जयंत चौधरी भी शिरकत करते नजर आएंगे। एक मंच और एक साथ साझा प्रयास। पीएम की रैली में सीएम योगी भी शामिल होने के लिए मेरठ में ही रहेंगे। तो यानी आज ये मेगा रैली होने वाली है, जहां मेरठ से शंखनाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी इस रैली में शामिल होंगे। तो साफ तौर पर पीएम की रैली के लिए सीएम योगी भी आज मेरठ में ही रहेंगे। तो ये बड़ी रैली आज होने वाली है और पहली बार आरएलडी इस मंच पर, पीएम के या यूं कहें बीजेपी के मंच पर आरएलडी नजर आएंगे। तो स्वाभाविक है आज ये बड़ी रैली, और आरएलडी को गठबंधन में जगह भी मिली। ये वो दूसरा दल है बिहार के बाद जो एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया, आईएनडीए गठबंधन को छोड़कर। तो साफ तौर पर जिसका जिक्र हम करते हैं, आरएलडी को जगह भी मिली, जिसकी वजह से उन्हें यूपी में भी जगह मिली, मंत्री पद से पार्टी के नेताओं को नवाजा गया। और इन सब के बीच आज ये रैली, जो ये साफ संकेत कि यूपी में चुनाव लड़ने के लिए साथ में आए हैं और इस सीट का समीकरण, जो पश्चिमी समीकरण है, इसको कहीं ना कहीं समेटने की जो कोशिश है वो इस रैली के जरिए आज नजर भी आएगी। और यही खूबसूरती है इस देश की, जो हर क्षेत्र के लीडर्स को महत्व दिया जाता है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो तैयारियां वहां पर हो रही हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली चुनावी रैली होने जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज मेरठ की रैली करते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम की ये पहली रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मेरठ में जनसभा है। 2024 लोकसभा चुनाव को यहां साधने वाले हैं। पहली उत्तर प्रदेश की रैली है, जिसमें आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल रहेंगे, जो मंच में साझा करेंगे। साफ तौर से जब से बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, ये पहली रैली है नरेंद्र मोदी की, जो यहाँ 3:30 बजे पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। साफ तौर से यहाँ पर 25,000 कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और सामने मंच है, और मंच में जिस तरीके देखिए सामने जो नरेंद्र मोदी बैठकर जो जनसभा को संबोधित करेंगे, भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। पूरी यहाँ पर मुस्तैदी से प्रशासन खड़ा हुआ है। शासन प्रशासन पूरी कड़ी नज़रों से यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो पीएम हैं उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। साफ तौर से इधर देखेंगे आप तो इधर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। उनका कहना है कि 25,000 कमोबेश यहाँ पर जो है कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जो यहाँ पर पब्लिक आएगी, लोग बैठेंगे और यहाँ से जनसभा को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे उनको सुनेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर हैट्रिक लगाने की फिराक में, क्योंकि 2014 में और 2019 में इसी पंडाल से, इसी मैदान से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और उन्होंने परचम लहराया था अपनी जीत का। अब देखना यह होगा तीसरी बार 2024 में नरेंद्र मोदी इसी मैदान से और मेरठ से यहाँ 2024 का आगाज शुरू करने वाले हैं। तो किस तरीके से और कैसा यहाँ पर रिजल्ट रहने वाला है। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, टीवी 27 न्यूज़ मेरठ। मेरठ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और हमारे सहयोगी सलीम शफी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलीम, आज इस मंच पर 3 लेयर की सिक्योरिटी इस पूरे इलाके में की गई है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता आज इस मंच पर होंगे और 2014-19 के बाद ये तीसरा मौका है जब वेस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से शुरुआत कर रहे हैं चुनावी रैलियों की। मेरठ से नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर साधा है। साफ तौर से जनरल जो सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, साफ तौर से जिस तरीके से 3:30 बजे नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। अब यहाँ पर भीड़ जुटना शुरू हो गई है और यहाँ पर जिस तरीके से पूरे पंडाल को, पूरे क्षेत्र को इसे एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साफ तौर से ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर आरएलडी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी साथ में मिलकर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ झंडे लेकर आ गए हैं, तोपे लेकर आ गए हैं। साथ ही महिलाओं ने भी यहाँ पर उत्साह दिखाई दे रहा है और महिला भी काफी तादाद में यहाँ पर
पहुंच रही है। उसके साथ साथ में देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्रशासन की मुस्तैदी दिखाई दे रही है पीएम मोदी के इस प्रोग्राम में, तो 2014 में बात करें तो 2019 की बात करें तो यहाँ पर लगातार नरेंद्र मोदी किसी मैदान से, पंडाल से यहाँ पर पश्चिम रहते हैं और लगातार यहाँ पर जीत हासिल कर रहे हैं। इसी बार 2024 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी यहाँ पर ये डिसीजन लिया है और यहाँ से लोकसभा का चुनाव का आगाज किया है मेरठ से, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान बेल्ट है और साफ तौर से जितने भी यहाँ पर जिले पड़ते हैं, 18 जिले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से, मेरठ मंडल में जितने जिले पड़ते हैं वहाँ पर आज से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और साफ तौर से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर नरेंद्र मोदी यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे तो अरवल्ली के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी यहाँ पर मौजूद होंगे और दोनों साझा करके यहाँ पर जो मंच को साझा करेंगे और जनसभा संबोधित करेंगे। और जयंत चौधरी का साथ कहना यह भी है कि हम भाजपा के साथ गठबंधन किया है तो हम इस पूरी तरह से निभाएंगे। जी, पश्चिम में जैसा कि हमें सलीम दिखा भी रहे थे कि पश्चिम के में पराक्रम दिखाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि 400 पार जाना है। आज वहां नायब सिंह सैनी भी रहने वाले हैं, यानी मुख्यमंत्री भी हरियाणा के वहां पर रहने वाले हैं, तो सैनी वोट यहां से साधा जाएगा। और अलग अलग दलों के संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो या अनुप्रिया पटेल, तमाम समुदाय आज वहां उसी मंच पर होंगे। तो क्या पश्चिम में इन सीटों को समेटने के लिए बीजेपी बड़ा रणनीति के साथ आज उतर रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2024 का चुनाव लोकसभा नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बीजेपी ने साधा है वो पूरी तरीके से यहाँ पे कामयाब होता नजर आएगा। क्योंकि अगर बात करते हैं जाटों की तो राजनीति के साथ में जाट जिससे मिलते हैं, और किसानों की बात करते हैं तो राजस्थान की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए या पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, किसान बेल्ट है और यहाँ पर सबसे फायदा इस बात का होगा जिस तरीके से आरएलडी और किसान और सोचे सिंह जो यहाँ पर सम्मान दिया है, जो भारत रत्न देकर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर सामने आएगी। क्योंकि कांग्रेस के समय में जो चौधरी सिंह को यहाँ पर कोई अवार्ड नहीं दिया गया था, साफ तौर से यहाँ पर भाजपा ने इसको अवार्ड किया और यहाँ कहीं ना कहीं इसको कामयाबी मिलेगी। और साफ तौर से ये भी देखा जा रहा है कि आरएलडी कार्यकर्ता यहाँ पर जोश के साथ में यहाँ पर मैदान में आ चुके हैं और कहीं जैसे नरेंद्र मोदी के साथ साथ में जयंत चौधरी भी रहेंगे और जयपुर राजभर और हरियाणा के यहाँ पर मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से विकास का यहाँ पर रक्त चाहा चला है भाजपा का, वो तो काम आ ही रहा है। जी ठीक है सलीम। तो सलीम तमाम जानकारी मेरठ से दे रहे थे, आप नजर बनाए रहेगा सलीम, आपके पास दोबारा लौटेंगे। लेकिन इस वक्त सीधा ले चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर इस वक्त महारैली रामलीला मैदान में चल रही है और बताते हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सुनीता केजरीवाल, यानी केजरीवाल की पत्नी है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं जरा आपको। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। अब मैं आपको केजरीवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे
अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहाँ जेल में हूं। यहाँ काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट के नींद आती है। भारत माँ के लिए सोचता हूं। भारत माँ बहुत दुखी है। भारत माँ दर्द में है, दर्द से कराह रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, तो भारत माँ को बहुत दुख होता है। जब भारत माँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं, तो भारत माँ बेबस और लाचार महसूस करती है। जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हैं, 75 साल बाद भी हालत खराब है, तो माँ को बहुत पीड़ा होती है। उस पर जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं, तो भारत माँ को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों से भारत माँ को सख्त नफरत है। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का। हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी। देश के हर गांव में शानदार सड़कें होंगी। एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र होगा, जहां दुनिया भर के युवा पढ़ने के लिए आएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर होगा। भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, गाली गलौज नहीं होगी, जहां सबको न्याय मिलेगा, प्रेम और भाईचारा होगा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24
घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं यहां जेल में स्वस्थ हूं, पूरी ऊर्जा से भरा हूं। इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है। जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूं। आपका अरविंद। सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिल रहा है मेरे पति को। अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अंत में मैं सभी लोगों, इंडिया अलायंस के लोगों का भी, साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि इस घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो। अरविंद केजरीवाल की पत्नी को सुन रहे थे, सुनीता केजरीवाल, जो साफ तौर पर 6 वादों की गारंटी की बात कर रही थी। आखिर में गला रुंध जाता है, लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल का जेल से लिखा हुआ पत्र पढ़कर सभी को सुना रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को क्रांतिधरा मेरठ में शंखनाद करते नजर आएंगे। आज साफ तौर पर यहां मेरठ में होंगे, तो इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्यमंत्री के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे। वहीं रैली की व्यवस्था एसपीजी ने संभाल ली है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। एडीजी सुरक्षा, एडीजी मेरठ जोन सुरक्षा की मॉनिटरिंग पल पल की कर रहे हैं। रैली स्थल पर 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी और इसी को लेकर आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सलीम सैफी की यह खास रिपोर्ट।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मेरठ में जनसभा है। 2024 लोकसभा चुनाव को यहां साधने वाले हैं। पहली उत्तर प्रदेश की रैली है जिसमें आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल रहेंगे, जो मंच में साझा करेंगे। साफ तौर से जब से बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, ये पहली रैली है नरेंद्र मोदी की जो यहाँ 3:30 बजे पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। साफ तौर से यहाँ पर 25,000 कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और सामने मंच है, और मंच में जिस तरीके देखिए सामने जो नरेंद्र मोदी बैठकर जो जनसभा को संबोधित करेंगे, भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। पूरी यहाँ पर मुस्तैदी से प्रशासन खड़ा हुआ है। शासन प्रशासन पूरी कड़ी नज़रों से यहाँ पर नरेंद्र मोदी। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहां बुलंदशहर में सयाना में निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बुलंदशहर के सयाना के मजारा माली में गंगा नदी पर पुल गिरने की जांच के साफ आदेश शासन की तरफ से दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले में यूपी सरकार के मामले में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष को निर्देश भी दिए गए हैं। प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी की गठित करके प्रमुख अभियंता अशोक कुमार जांच कमेटी के अध्यक्ष होंगे, तो वहीं एमडी सेतु निगम धर्मवीर सिंह जांच कमेटी में सदस्य और चीफ इंजीनियर पश्चिम पीडब्ल्यूडी सदन लाल गुप्ता को भी सदस्य बनाया गया है। पूरे मामले की जांच रिपोर्ट यूपी शासन ने मात्र 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। इस मामले को लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के काफिले पर हमले की घटना सामने आई, जहां चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने काफिले पर गाड़ियों पर लगातार हमला बोल दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पूर्व विधायक सहित कई गाड़ियों के शीशे तक टूट जाते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। आनन फानन में किसी तरह से उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकालती है। आज शाम समय करीब 8:30 बजे थाना क्षेत्र खतौली के गांव मडकरीमपुर से पथराव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत थाना प्रभारी खतौली मैं फोर्स के पहुंचे और इसके बाद क्षेत्राधिकारी खतौली और मैं एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। यहां गांव में पहुंचकर जानकारी की गई तो ये पता चला है कि आज शाम को गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे। कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं, पहले से वहाँ कार्यक्रम लगा हुआ था। मडगांव में बड़ा प्यारा गांव है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक गांव रहा है। मेरा भी बड़ा स्नेह है उस गांव से। कार्यक्रम लगा था, प्रधान के घर पे कार्यक्रम था। घर पे पहुंचे मैं तो अंदर चला गया, बस कुछ युवा आए, मास्क लगे हुए थे, ज़्यादातर ने चेहरे ढके हुए थे, तो इसलिए कुछ के चेहरे खुले थे, ज़्यादातर के चेहरे ढके हुए थे। गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू की, वहाँ तक भी होता तो भी देख सकते थे। उसके बाद जो भारी पथराव छतों से हुआ है और पथराव भी इंटरलॉक टाइल्स का हुआ है, तो ये तो है ही कि पहले से टाइल्स चढ़ाई गई, पूरी गली में अंधेरा किया गया, तो सब कुछ सुनिश्चित था ऐसा लगता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बदमाशों ने देर रात वाइन शॉप के पास सेल्समैन को गोली मार मौके से ही फरार हो जाते हैं। गोली लगने से सेल्समैन की मौके पर ही मौत हो जाती है। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच और छानबीन में लगातार जुट गई है। मामले की जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है। वाइन शॉप में 2 बदमाशों ने व्यक्ति को गोली मार दी है और गोली मारने के बाद वो मौके से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज आसपास के इलाकों के खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ कर इस मामले में जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार प्रयासरत नजर आ रही है। थाना बिसरख में न्यू हैबतपुर गांव में एक शराब का ठेका है, जिसपे रात 2 बजे के आसपास की ये घटना है कि 3 लड़के आए और उन्होंने आगे से तो ठेका बंद था, लेकिन पीछे का जो दरवाज़ा उसको ठकठकाकर शराब मांगी थी। पीछे का एरिया एक अहाते में खुलता है, वहाँ कहीं किराएदार वगैरह भी हैं, तो उन्होंने शराब मांगी। सेल्समैन ने मना किया, तो इसी बात पर दोनों पक्षों का झगड़ा हुआ। उन लड़कों में से एक के पास संभवतः तमंचा बताया जा रहा है, जिसने फायर किया है और एक सेल्समैन को लगा। वो लड़के मौके से फरार हो गए और बाकी के सेल्समैन घायल को लेकर अस्पताल गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।